भारत बांग्लादेश में हाल ही में हुई जनक्रांति को स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि बांग्लादेश के संविधान में जो लंबे आंदोलन संघर्ष के दौरान कई रक्त और जीवन के बदले प्राप्त हुआ था, कार्यवाहक सरकार के तहत संसद का चुनाव करने का प्रावधान जोड़ा गया था। लेकिन अवामी लीग ने जोड़ तोड़ के जरिए बार बार सत्ता में बने रहने के लालच में पार्टी के लोगों को जज बना दिया और कार्यवाहक सरकार के तहत चुनाव की व्यवस्था रद्द कर दी। देश के सभी क्षेत्रों के लोग इस अवामी न्यायाधीश के फैसले को रद्द करके पहले की तरह तटस्थ कार्यवाहक सरकार के तहत चुनाव कराने की मांग को लेकर 15 वर्षों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देश इस मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन केवल भारत ने बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव प्रणाली का विरोध किया है। भारत के विरोध का कारण क्या है? कारण कई हैं। उदाहरण के लिए, जिन देशों के साथ भारत की भूमि सीमाएं हैं, उनमें से केवल बांग्लादेश के पास 3 तरफ भूमि सीमाएं हैं, जबकि बाकी देशों के पास केवल एक ही है। अगर बांग्लादेश कभी भी भारत के किसी भी दुश्मन देश, खासकर चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हाथ मिला लेता है, तो यह कहा जा सकता है कि भारत इस युद्ध में बहुत आसानी से हार जाएगा। भारत ने अब तक चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए अपनी लगभग % सैन्य क्षमताएं आरक्षित कर ली हैं। लेकिन भारत ने बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को कभी भी सैन्य खतरा नहीं माना। आज क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। मैं इस तथ्य पर संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा कि मैं तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के सहयोग से अमेरिका और भारत ने पहली तालिबान सरकार को उखाड़ फेंका। अफगानिस्तान में हालांकि तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। वे फिर से संगठित हुए और अमेरिका और उसके नियंत्रित सैन्य गठबंधन नाटो के खिलाफ लड़े और 20 साल के युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगियों को हराया। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में है, भारत वहां अमेरिका पर झुका रहा है। पाकिस्तान की ओर से आरोप लगाए गए थे कि भारत ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए गुप्त ठिकाने स्थापित करके पाकिस्तान के अंदर विध्वंसक गतिविधियां संचालित की हैं। पाकिस्तान ने आगे आरोप लगाया कि यह ऑपरेशन मूल रूप से भारत द्वारा ईरान की मदद से बलूच युवाओं के एक समूह को भर्ती करना और उन्हें आतंकवादी बनने और पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में स्थित अफगान शरणार्थी शिविरों में गुप्त हत्याओं को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित करना है। अफगान तालिबान भी भारत से काफी नाराज है। भारत अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका के जाने के बाद तालिबान उनसे बदला लेगा, इसलिए वह डरा हुआ है। उस डर से तालिबान के साथ कैसे संबंध बनाए जाएं, इसके लिए अभी भी तरह तरह की बेताब कोशिशें की जा रही हैं, जो अच्छी तरह से देखी गई हैं। हालांकि मोदी ने एक बार कहा था कि अच्छा तालिबान या बुरा तालिबान जैसी कोई चीज नहीं होती। तालिबान का मतलब आतंकवादी होता है। लाख टके का सवाल यह है कि क्या तालिबान के खिलाफ इतना डर और नफरत फैलाने वाले मोदी अब तालिबान प्रेमी हैं? पिछले काफी समय से भारत ने अपने पड़ोसियों के लिए कई तरह की समस्याएं पैदा की हैं, जिससे मुस्लिम देश ही नहीं, भारत का निकटतम पड़ोसी और हिंदू प्रधान देश नेपाल भी बहुत दुखी है, जहां हिंदू आबादी का प्रतिशत भारत से अधिक है। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि नेपाल में कोई भारतीय समर्थक पार्टी आसानी से चुनाव नहीं जीत सकती। भारत की आंतरिक राजनीति में बीजेपी अपनी स्थापना के बाद से ही अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुसलमानों पर तरह तरह से अत्याचार करती आ रही है। विभिन्न फर्जी आरोपों पर हत्या करना, घरों को नष्ट करना, मस्जिदों और मदरसों को ध्वस्त करना, झूठे आरोपों पर वर्षों तक जेल में रखना आदि। मुस्लिम माताओं बहनों को अपमानित करना, जैसे माताओं बहनों का हिजाब उतारना। घर में गोमांस रखने के आरोप में मुसलमानों पर हर तरह की यातनाएं और हत्याएं की गईं और यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया गया। भारत के मुसलमानों पर बाहरी होने का आरोप लगाना और उन्हें देश से बाहर निकालने की लगातार धमकियां देना, इन सभी अमानवीय और अवैध गतिविधियों ने भारत सहित पड़ोसी देशों में, विशेषकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों में मुसलमानों के बीच बहुत गुस्सा पैदा किया। वर्तमान विश्व परिस्थितियां भारत के पक्ष में नहीं जा रही हैं। पश्चिमी दुनिया के दुश्मन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने के कारण भारत ने उस युद्ध में रूस का साथ दिया है। चीन की तरह भारत ने भी म्यांमार के सैन्य जुंटा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित किए हैं, जिसने ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। इन सभी घटनाओं से यूरोप और अमेरिका में बेहद गुस्सा है। उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं बांग्लादेश में भारत के हितों की रक्षा करने वाली शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद देखी गई हैं, जब भारत विभिन्न तरीकों से अंतरिम सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा था और पश्चिमी दुनिया ने रणनीतिक रूप से इसे विफल कर दिया था। अगर भारत हसीना की सरकार आने के बाद भी देश को अस्थिर करने की कोशिश करता रहेगा, स्वाभाविक रूप से
इस क्षेत्र में जितने भी भारत विरोधी देश हैं, खासकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 3 मुस्लिम बहुल देश, वे भारत के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाने में रुचि लेंगे। अगर बांग्लादेश अपनी सैन्य ताकत को मौजूदा पाकिस्तान के बराबर ले जा सके तो अगर ये देश भारत पर 3 दिशाओं से हमला करेगा तो भारत इस हमले को संभाल नहीं पाएगा। अगर अफगान तालिबान वाखान कॉरिडोर के पास गिलगित बाल्टिस्तान के रास्ते जम्मू कश्मीर में प्रवेश करता है और भारतीय पंजाब के माध्यम से हिमाचल की ओर बढ़ता है और पाकिस्तान भारतीय पंजाब के कुछ हिस्सों के साथ राजस्थान और गुजरात में आगे बढ़ता है तो भारत भ्रमित हो जाएगा। बांग्लादेश के सैन्य विश्लेषक लेफ्टिनेंट कर्नल जकारिया कमाल के मुताबिक अगर कभी भारत के साथ युद्ध शुरू हुआ तो हमारे देश को सैन्य जरूरतों के लिए 2 क्षेत्रों में बांटना होगा और 2 तरह से युद्ध का संचालन करना होगा। एक क्षेत्र सुदूर उत्तर में चिकन नेक से लेकर दक्षिण पूर्व में बंदरबन सीमा तक का संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र होगा, दूसरा उत्तर से संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र होगा। चूंकि यह क्षेत्र मैदानी है, इसलिए भारत के पास एक बड़ा टैंक बल और शक्तिशाली वायुसेना है। वे इस बल के साथ इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इस क्षेत्र में हमें रक्षात्मक स्थिति में रहकर तुर्की और ईरानी ड्रोन के साथ भारतीय बढ़ते टैंक बेड़े पर हमला करना होगा और भूमि बल द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के साथ दुश्मन के टैंक बेड़े को नष्ट करना होगा और दुश्मन की प्रगति को विफल करना होगा। दूसरी ओर उत्तर पूर्व में हमारा ऑपरेशन आक्रामक होगा क्योंकि यह क्षेत्र मुख्य रूप से पहाड़ी है और लड़ाकू विमानों, टैंकों और भारी तोपों का इस्तेमाल यहाँ ज्यादा काम नहीं आएगा। तो यहाँ मुख्य लड़ाई राइफल्स, मशीन गन और कंधे और हाथ से पोर्टेबल मिसाइलों के साथ होगी। चूंकि क्षेत्र में हल्के हथियारों से लड़ाई होगी और क्षेत्र पर कब्जा होगा, इसलिए सैकड़ों हजारों लड़ाकों की आवश्यकता होगी। योद्धाओं की यह विशाल संख्या हमारी है। अंसार बलों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और सेना के सहलड़ाकू बनने के लिए लाख उत्सुक युवाओं को उचित प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के साथ क्षेत्र में युद्ध में भेजा जाना चाहिए। बहुत से लोग पूछ सकते हैं कि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है? क्या भारत के खिलाफ युद्ध करने में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे? इसे लागू न करने का कारण यह है कि अगर चीन भारत के खिलाफ युद्ध में जाता है तो भारत के पास चीन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को अपनी ओर से युद्ध में उतारने का बहाना मिल जाएगा और अमेरिका युद्ध के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए चीन को इस युद्ध में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन अगर चीन के इस युद्ध में शामिल नहीं होने के बावजूद भी अमेरिका भारत की ओर से युद्ध में शामिल होता है तो क्षेत्र में अमेरिका के 2 बड़े दुश्मन चीन और ईरान से इस युद्ध में भाग लेने का पुरजोर आग्रह किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बनी तो स्वेज नहर के जरिए लाल सागर के रास्ते यूरोप तक भारत की पहुंच लगभग बंद हो जाएगी और मलक्का जलद भूमध्य के माध्यम से सभी वाणिज्यिक यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। संक्षेप में, भारत का ईंधन सहित आयात और निर्यात व्यापार लगभग बंद हो जाएगा और भारत के पास इस स्थिति से बचने का एक ही रास्ता होगा और वह है या तो किसी का पक्ष न लेना या मर जाना लड़ना यानी आत्महत्या करना।